नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिवाच, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, आईजीएन कॉलेज लाडवा। हमारा आज का टॉपिक रहेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 एडी। 1789 ईस्वी में फ्रांस की जो क्रांति हुई उसने न केवल यूरोप को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। पूरे विश्व के अंदर इस घटना को एक युग परवर्त घटना के तौर पर देखा जा सकता है, जिसने न केवल यूरोप के इतिहास को बल्कि पूरे विश्व के इतिहास को प्रभावित किया, पूरे विश्व के लोगों को प्रभावित किया। फ्रांस के जो लोग हैं वो 3 सिद्धांतों के साथ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और फ्रीडम को लेकर, यानी स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के सिद्धांत को लेकर बुर्बो राजशाही वंश के खिलाफ, दोषपूर्ण शासन प्रणाली के खिलाफ, प्राचीन ढंग से जो शासन प्रणाली थी जिसमें सामंतवादी व्यवस्था थी, उसके खिलाफ जो वो खड़े हो जाते हैं। वैसे तो हमें इस क्रांति के बहुत सारे कारण जो वो नजर आते हैं, जिसमें राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण या बौद्धिक कारणों की अगर हम चर्चा करें, परंतु इन सब में हमें इम्पोर्टेंट तौर पर नजर आता है कि जो राजनीतिक कारण है उन्होंने फ्रांस की क्रांति को उत्पन्न करने में अहम योगदान जो है वो दिया। और जो साधारण जनता थी वो एकदम से बुर्बो राजशाही वंश के खिलाफ जो वो खड़ी हो जाती है। जो इतने लंबे समय से बुर्बो राजवंश शासन कर रहा था, उस राजवंश को उखाड़कर साधारण जनता ने संवैधानिक सरकार की स्थापना जो है वो करी फ्रांस के अंदर की 1789 के अंदर। तो सबसे पहले कारण की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहला ही कारण क्या नजर आता है, लुई 14वें की निरंकुशता, डिस्पोजिशन ऑफ लुई 14। 1643 एडी के अंदर जब लुई 14वां राज सिंहासन पर बैठता है तो वो उस समय में नाबालिग है और उसके शासन का सारा कार्यभार जो है उसके प्रधानमंत्री मजरीन के हाथों में आता है। परंतु 1661 के अंदर जब मजरीन की मृत्यु हो जाती है तो लुई 14वां जो है वो शासन की बागडोर संभाल लेता है और लगभग 54 सालों तक जो है वो फ्रांस के अंदर शासन करता है। परंतु इसमें हमें नजर आता है कि लुई 14वां जब तक शासन करता रहा तो वो एक ही सिद्धांत पर शासन करता है, वो है व्यक्तिगत शासन, पर्सनल लॉ, मैं ही शासन हूँ। उसका जो सबसे प्रसिद्ध उसका व्यक्तित्व था उसमें वो एक ही बात करता था कि मैं ही शासन हूँ, यानी बहुत ज्यादा वो घमंडी है, सारी शक्तियां उसने अपने पास जो वो ले रखी है। प्रोटेस्ट जो मत था उसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट था। प्रोटेस्ट स्टेट के जो अनुयायी थे उनके खिलाफ उसने बहुत ज्यादा अत्याचार किए। उनके अत्याचारों से तंग आकर लाखों जो निपुण कारीगर है, शिल्पकार है, व्यापारी है, वो फ्रांस को छोड़कर दूसरे देशों के अंदर जो है वो चले गए। इसके अलावा लुई 14वें ने फ्रांस को बहुत लंबे समय तक युद्धों के अंदर उलझा कर रखा। 54 वर्ष के शासन काल में 28 वर्ष तक वो केवल युद्धों में ही उलझा रहा और बहुत सारा पैसा जो है वो उसने फ्रांस का युद्धों के अंदर खर्च कर दिया। इसके अलावा उसने वर्साई के अंदर एक बहुत सुंदर महल का निर्माण किया और वो महल जो है वो बहुत अधिक फ्रांस का पैसा जो है उसमें खर्च हुआ और वही महल बाद में एक क्रांति का एक प्रसिद्ध जो है अगेंस्ट या प्रतीक के तौर पर कि इस वर्साई के महल को खत्म जो है करना, प्रतीक के तौर पर इसको देखा जाना शुरू हो गया। और ये कहा भी जाता है कि फ्रांस की क्रांति का या फिर बुर्बो वंश का जो कब्र के रूप में काम किया वो वर्साई के महल ने काम किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें दूसरा कारण क्या नजर आता है, लुई 15वें की उदासीनता। लुई 14वां बहुत ज्यादा निरंकुश है, लुई 15वां जो है उसको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, प्रशासन के प्रति वो बहुत ज्यादा उदासीन है, वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेता। और जब तक वो बालिग होता है, वो बालिग होने तक कार्डिनल फ्यूलियरी जो है वो उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और 17 वर्ष के शासन काल के 17 वर्ष की आयु में वो शासन को संभालता है। परंतु वो किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो है वो शासन में नहीं दिखाता, वो किसी भी चीज में रुचि जो है वो नहीं लेता। अपना अधिकतर समय जो है हमें नजर आता है कि वो शिकार खेलने में, जुआ खेलने में, रंगरलियां मनाने में व्यतीत जो है वो करता था और शासन प्रबंध के प्रति बहुत ज्यादा उदासीन जो है वो रहता था। और उसने अपने समय में वो पार्लियामेंट की भी बात जो है वो नहीं मानता था और उससे बहुत साधारण जनता जो उससे बहुत ज्यादा नाराज चल रही थी। इसके अलावा हमें एक और कारण क्या नजर आता है, डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम,
जो दोषपूर्ण शासन प्रणाली है। बुर्बो सम्राट वंश में प्राचीन उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा प्राचीन और दोषपूर्ण थी, और उनकी सरकार बहुत ज्यादा जटिल और अनियमित शाखाएं जो उन्होंने स्थापित कर रखी थी। शासन व्यवस्था में बहुत ज्यादा दोष जो है वो हमें नजर आते हैं। जैसे फ्रांस के अंदर किसी भी संवैधानिक या प्रतिनिधि संस्था का अभाव हमें नजर आता है, क्योंकि राजा के ऊपर किसी भी संस्था का कंट्रोल ही नहीं था। लुई 14 पूरी तरह से निरंकुश है, लुई 15 जो है वो उदासीन है। तो सम्राटों के पास बहुत सारे असीमित अधिकार, उनको कानून बनाने का अधिकार है, कानूनों को लागू करने का अधिकार है। और जो पार्लियामेंट थी 1614 के बाद जो स्टेट जनरल थी उसका कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। तो जो संवैधानिक और प्रतिनिधि संस्था की अनुपस्थिति है वो भी कहीं ना कहीं शासकों को बहुत ज्यादा निरंकुश बना रही है। और इसलिए भी साधारण जनता जो है वो लंबे समय से प्रतिनिधि संस्था की मांग कर रही थी, और इसके लिए वो लगातार संघर्ष जो है वो कर रही थी, ताकि राजाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल, नियंत्रण जो है वो किया जाए। दूसरा इसी में हमें नजर आता है कि और दोस्तों स्वतंत्रता की, लोगों की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रतिबंध है। जैसे उन्हें किसी भी तरह के धार्मिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, उन्हें राजनीतिक संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं है, उन्हें किसी भी तरह के जो आंदोलन करने की स्वतंत्रता नहीं है। सम्राट का लिखित आदेश जो है उसी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय में बंदी बनाया जा सकता है, उनको जेल में जो है वो डाला जा सकता है। और परंतु लंबे समय से फ्रांस की जनता जो इंग्लैंड की तरह से प्रशासन में सुधार चाहती थी, और इसलिए भी वो क्रांति के लिए उन्होंने जो नारा दिया उसमें स्वतंत्रता को अहम जो है वो माना। फिर हमें एक और कारण नजर आता है डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की। अगर हम बात करें तो शाही दरबार की जो फिजूल खर्ची है, हमने पहले भी बात की कि वर्साय में बहुत जो महल, एक बहुत बड़ा महल जो वो बनाया गया शाही परिवार के रहने के लिए, उसके ऊपर बहुत अधिक पैसा जो वो खर्च किया गया। महारानी की सेवा में ही केवल 500 सेवक जो रखे गए। शाही दरबार में कुल 18,000 व्यक्ति थे, और उन्हीं के लिए 16,000 जो सेवक है वो अकेले सम्राट के लिए, और 2,000 सेवक उच्च वर्ग के लोगों के यानी कुलीन के लिए जो है वो रखे गए। उनके भोजन के ऊपर सम्राट और शाही परिवार के जो लोग थे उनके वस्त्रों के ऊपर, भोग विलास के ऊपर बहुत अधिक पैसा जो वो खर्च किया जाता था। तो 1789 के अंदर ही अगर हम बात करें तो वर्साय के महल के ऊपर लगभग 2 करोड़ डॉलर जो है वो खर्च किया गया। तो साधारण जनता को लगा कि वो तो भूखमरी का सामना कर रहे हैं, परंतु वहां पर शाही परिवार जो वो भोग विलास का जीवन जी रहा है। तो कहीं ना कहीं शाही दरबार की जो फिजूल खर्ची है उसके भी खिलाफ जो है वो जनता अगेंस्ट हो गई। इसके अलावा जो केंद्रीय शासन प्रबंध की अयोग्यता है, फ्रांस के अंदर जो प्रांत है वहाँ पर किसी भी तरह का केंद्रीय प्रशासन नहीं है। हर एक प्रांत के अंदर एक जो नियुक्ति की गई थी प्रांत के प्रमुख अधिकारियों की, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा जेलसी की भावना रखते थे, और ऊंचे ऊंचे पद जो है वो धनी लोगों को बेच देते थे। पदों के जो खरीदने वाले अधिकारी थे वो भी अपना कर्तव्य जो ईमानदारी से पालन नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय शासन का जो अभाव है, केंद्रीय प्रशासन की जो अयोग्यता है, उसने भी लोगों को इकट्ठा करना जो है वो शुरू कर दिया। इसके अलावा जो प्रांतीय और स्थानीय प्रबंध की व्यवस्था है, फ्रांस जो लगभग 40 प्रांतों में बटा हुआ था, कुछ बड़े प्रांत थे, कुछ छोटे प्रांत थे, परंतु वहां पर किसी भी तरह की प्रशासनिक या न्यायिक एक तरह की व्यवस्था जो है वो नहीं थी। तो लोग लंबे समय से, यानी किसी प्रांत में मृत्यु की सजा जो वो मृत्यु दंड था, किसी प्रांत में हत्या की सजा जो है वो केवल उम्र कैद थी, या जो उच्च अधिकारी पैसे लेकर जो पद खरीदते थे न्यायिक का, तो वो उन लोगों को कहीं ना कहीं छूट भी दे देते थे या उनको माफ भी कर देते थे, यानी पैसे लेकर वो पक्षपातपूर्ण निर्णय जो है वो करते थे। तो ये जो दूषित न्याय प्रणाली है, जो पद लोगों को बेचे और खरीदे जा सकते थे, तो ये कहीं ना कहीं मुकदमा जो जीतने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं
कुलीन वर्ग से संबंध रखते थे, उनके रिश्तेदार होते थे, तो वो न्यायाधीशों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करके रखते थे। अपराधियों को छोटे से अपराध के लिए बहुत बड़ी सजा दे दी जाती थी, उनको मृत्यु दंड तक जो वो दे दिया जाता था, परंतु अगर वो कुलीन परिवार से संबंध रखता था तो उसको माफ भी कर दिया जाता था। इसके अलावा हमें एक और यहाँ पे नजर आता है कि जो इनकम्पिटेंस ऑफ लुई सोलवा है, जो लुई सोलवे की अयोग्यता है, उसने भी फ्रांस के अंदर बहुत ज्यादा साधारण जनता को बुर्बो वंश के खिलाफ, लुई सोलवे के खिलाफ जो वो खड़ा कर दिया। लुई सोलवा बहुत ज्यादा अयोग्य है, उसके ऊपर उसकी वाइफ मेरी एतनाइट का बहुत ज्यादा प्रभाव है, और वो बहुत ही पेटू किस्म का व्यक्ति था, हमेशा खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर ही ध्यान रखता था, शिकार खेलने में पशु पक्षियों का शिकार करता था, फिर उनको गिनता था कि कितने पशु पक्षियों का शिकार किया। इसके अलावा उसको एक और शौक है, वो ताले बहुत ज्यादा बनाता था, उसमें सूझबूझ का अभाव था, ऊँघता रहता था, पहले बहुत सारा ब्रेकफास्ट कर लेता था, या फिर जब दरबार में बैठकर कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन होती थी तो वो वहाँ पर सो जाता था, और वो सारे जो महत्वपूर्ण निर्णय वो अपनी वाइफ से पूछ कर करता था। जो लुई सोलवे की वाइफ है मेरी एतनाइट जो है, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखती थी, फ्रांस के लोगों की तरफ इसका कोई भी लगाव नहीं था। तो लुई सोलवे की जो अयोग्यता है, उसका बहुत ज्यादा अपनी पत्नी के ऊपर डिपेंड रहना, अपनी पत्नी के कहने पर उसने बहुत बढ़िया वित्त मंत्री टुर्गो और नेकर जैसे वित्त मंत्रियों को भी जो वो हटा दिया था। तो लोग जहाँ पर भूखे मर रहे थे, लोगों को जहाँ पर बहुत ज्यादा अमानवीय कर उनके ऊपर लगा दिए गए थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो है वो लगा रखे थे। प्रत्यक्ष कर में भूमि कर था या आय कर था, और अप्रत्यक्ष कर में जो है सीमा शुल्क था, निकासी कर था, तंबाकू के ऊपर कर था। तो ये कहीं ना कहीं लुई सोलवे ने इसकी तरफ किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया, मेरी एतनाइट के प्रभाव में रहा, तो साधारण जनता उसके धीरे धीरे अगेंस्ट जो वो होना शुरू हो गई थी। इसके अलावा जो लास्ट पॉलिटिकल काजेज में हमें नजर आता है वो है इवल इन्फ्लुएंस ऑफ मेरी एतनाइट, मेरी एतनाइट का जो बुरा प्रभाव है। लुई सोलवे की जो पत्नी है मेरी एतनाइट, वो अपने पति के ऊपर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव था, शासन प्रबंध पर उसने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा था। उसमें साहसी तो है वो, परंतु उसमें बुद्धिमत्ता और सीरियस गंभीर नहीं है किसी भी चीज को लेकर। वो ऑस्ट्रेलिया की महारानी की जो पुत्री है, मैरी थेरेसा की पुत्री थी, फ्रांस के लोगों के प्रति उसका किसी भी तरह का कोई स्नेह नहीं था। अपनी बुरी आदतों के कारण वो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी थी। वो वर्साय के महल के अंदर जो कुलीन होते थे उनके साथ जुआ खेलती थी, शिकार खेलती थी, उसका रहन सहन जो है उसके ऊपर बहुत पैसे जो वो खर्च करती थी, कपड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करती थी। इसके अलावा मेरी एतनाइट जो वो सूझबूझ से काम न करके अगर कोई उसकी प्रेज कर देता था तो वो उसके ऊपर जो है वो उसकी बात को मनवाने के लिए सम्राट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो डालती थी। तो उसी के कहने के ऊपर इतने बढ़िया वित्त मंत्री जो आर्थिक हालात थे उनमें से तुर्गो नेकर जैसे वित्त मंत्री फ्रांस को निकाल सकते थे, परंतु मेरी एतनाइट ने इनको हटा दिया, क्योंकि वो मेरी एतनाइट के खर्चों को ऊपर जो है वो कंट्रोल करना चाहते थे। वो राजा को बार बार इसके लिए कहते भी थे। तो कहीं ना कहीं मेरी एतनाइट ने एक अहम भूमिका निभाई फ्रांसीसी क्रांति को उत्पन्न करने में। तो ये आज हमने पॉलिटिकल काजेज की जो है वो बात की। इसके बाद हम सोशल काजेज, इकोनॉमिक काजेज और बुद्धिवादी काजेज जो है उनकी भी बात करेंगे, और आगे का जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।